बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, third one is current density, fourth one is mobility and finally we will talk about the numericals. Okay, चैप्टर अपना चालू हो चुका है, मेरे हिसाब से सभी को पता है। फर्स्ट वीडियो आप सभी ने देखा है, ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। रिप्रेजेंट करने का तरीका वीडी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसे वेक्टर लगा रहे हैं। जब हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे तो फिर हम वेक्टर को हटा देंगे और वीडी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, रामायण कहाँ से चालू हो रही है। आप सभी को पता है जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होती है वो किसके कारण फ्लो होती है बच्चों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो हो रही है? तो रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका रीजन। हाँ, मेरे को ये बताओ, क्या पॉजिटिव आयन के कारण करंट फ्लो हो सकती है कंडक्टर में? In solid conductor, is it possible that the current will flow due to the motion of positive charges or positive ions? No, चांस ही नहीं है बच्चों। वो जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, वो अपनी जगह पर रिजिट होते हैं, वहीं पे बस एक बार रह गए तो वहीं रह गए। हाँ, वो अपनी जगह पे कई बार वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन हो सकता है उनका, लेकिन दे डोंट मूव। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो करंट जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। अब मैं एक कंडक्टर मान रहा हूं, ये हमारा कंडक्टर मान लीजिए, इसकी लेंथ ए से लेकर बी तक आप मान लीजिए एल है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी देयर आर ऑलमोस्ट 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोचिए, बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से एक तरीके से परे है। इतनी तो हमें संख्या भी नहीं बोलना था, इतना नंबर तो हम बोल भी नहीं पाए, है ना। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो भाई टाइम्स टू टाइम्स इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। इसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसा इंक्रीज होते जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तो कमी ही नहीं है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी कंडक्टर के पास में। और हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या फ्लो होनी चाहिए? करंट फ्लो होनी चाहिए। तो हमने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और जितनी डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ उस डिस्टेंस में तो लाखों इलेक्ट्रॉन जो हैं, लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ दीज टू। ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, ऐसा होता नहीं है। कोई भी जो कंडक्टर है वो रूम में तो रखा हुआ होगा ही होगा, किसी ना किसी रूम में तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर रूम में है तो फिर वहां पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे होगा। वो किस पे होगा? रूम टेम्परेचर पे होगा। रूम टेम्परेचर इट इज ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर इतना ही तो होता है, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट मान करके चले अपन। हाँ, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये जो है स्टेशनरी नहीं होते, ये हमेशा मोशन करते रहते हैं, हमेशा मोशन करते रहेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन शायद इस तरफ जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई यूं जा रहा था, कोई यूं जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था। सभी ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ले रखी है और उस वेलोसिटी से वो क्या करते रहते हैं? आगे पीछे घूमते रहते हैं। स्टेशनरी नहीं है, वो बैठ नहीं सकते हैं, है ना। वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं भैया। उनको बैठना अलाउड नहीं है। जैसे फौजी इंसान होता है ना, वो उनको बैठना अलाउड नहीं है, इनको भी बैठना अलाउड नहीं है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब समझिए, मूव करें इसका मतलब ये मोशन में है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में है। और ये जो मोशन है ना, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है।
इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बच्चों। अब हो क्या रहा है वो समझिए, मेरी बात को समझना आप। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये सारे के सारे मोशन में है, हमारी करंट की डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज करंट, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। भैया यहाँ पे भी तो फ्लो तो हो ही रहा है, मूव तो कर ही रहे हैं। अगर मूव कर रहे हैं तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो होनी चाहिए, करंट फ्लो होनी चाहिए। करंट फ्लो होनी चाहिए तो मतलब दुनिया में कोई भी कंडक्टर आपके सामने रखा हुआ हो उसमें करंट फ्लो हो रही होगी क्या? लेकिन ऐसा होता है क्या? आपके पास में कोई आयरन की रॉड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैं जैसा बता रहा हूं उसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं लगातार और बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब उस आयरन रॉड में क्या फ्लो होनी चाहिए, करंट फ्लो होनी चाहिए। क्या होती है, नहीं होती। रीजन क्या है उसका? एक सिंपल सा रीजन फिजिक्स में दिया गया है कि इसका कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो। ये एक ऐसा मान लेता हूं, यहां पर यही मान लो, चलो ये एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उतना का उतना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ड्यू टू दिस रैंडम मोशन, है ना। ये मोशन कैसा है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये रैंडम मोशन किसके कारण होता है, हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी के कारण। रूम टेम्परेचर पे उसके पास में कौन सी एनर्जी आती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है। थर्मल एनर्जी के कारण जितना इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक तरफ पास हो रहा है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर टाइम में उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अपोजिट डायरेक्शन में भी पास हो रहे होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आई इस तरफ, इस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आई इस तरफ, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे रे, कैंसिल। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ये बात ध्यान में रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर almost there are 10⁻29 electrons in per unit volume and they are not stationary, they always move with a speed of on an average 10⁵ meter per second. This is due to the thermal energy. ये स्पीड क्यों है, उनके पास में थर्मल एनर्जी के कारण है। बट ड्यू टू दिस स्पीड और ड्यू टू थर्मल एनर्जी the current didn't flow into the conductor. Why so? Because the electrons passing through any cross section area into a particular direction, the same number of electrons into the same time will pass into the opposite direction from the पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे उतने ही टाइम में, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमें क्या दिमाग में रखना है, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लेकर के बैठे हैं। कौन सी एनर्जी लेकर के बैठे हैं, थर्मल एनर्जी लेकर के बैठे हैं। इस थर्मल एनर्जी के कारण वो क्या कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। और उस रैंडम मोशन में उनकी स्पीड कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, ऑलमोस्ट मान सकते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या करंट फ्लो हो रही है रैंडम मोशन के कारण? आंसर है नहीं, नो करंट फ्लो ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है, दिमाग में रह जाएगा। और रीजन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में पास होते हैं उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी पास होंगे। किसके अंदर, रैंडम मोशन के अंदर। बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये रैंडम मोशन कुछ इस तरीके का होता है। हो गया? चलो अब इसके बाद में क्या हो रहा है वो समझते हैं। अब भैया हमें कंडक्टर में करंट तो फ्लो करवानी है, करंट फ्लो करवानी है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होती है। 10th में पढ़ा है ना ओम्स लॉ, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा देवताओं, पढ़ा है ना, ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कर दो तो फिर उसमें से करंट फ्लो होगी। ऐसा मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया अपन ने, है ना, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अपन मान करके चल रहे हैं कि यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर दिया।
हो गया क्या, ऐसा प्लस में लगा देना, इधर माइनस लगा देना, क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं अपन, पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलते हैं क्या? वो करंट क्यों फ्लो हुई उसका रीजन समझिए। क्या हुआ, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसका मतलब आपने कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है। आपने कंडक्टर के अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की डायरेक्शन में है, आंसर है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। और आप क्या कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से कहां की ओर है, लोअर पोटेंशियल की ओर है। अरे यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब हायर पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव है मतलब लोअर पोटेंशियल है। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन क्या, इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो भागेगा रे, ऐसे तो जाएगा ना, ऐसा मूव कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे रामायण बहुत सिंपल दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन क्या पहले स्टेशनरी थे? नहीं भैया, स्टेशनरी नहीं थे। इनके पास में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, जिसे हम रैंडम मोशन के नाम से बोल रहे थे। रैंडम वेलोसिटी थी थर्मल एनर्जी के कारण। अब वो पर्टिकुलर वेलोसिटी तो थी इनके पास में, और एक वेलोसिटी किसके कारण आई, आंसर है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनको जो रैंडम मोशन कर रहे थे ना, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही है। इनको क्या मिल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही है, और वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, है ना, फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है। अब बच्चों यहां पर जब ये जाते हैं ना बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में होता क्या है वो समझता हूं। ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसे बहुत सारे आयंस भी होंगे भाई। इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा कंडक्टर ने, एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, तो वो आयन में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आयन में। अब इसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की बात करो। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से क्या हुआ, स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, कोलिजन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन किससे हुई, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन किससे भी हो सकती थी। इलेक्ट्रॉन की कोलिजन नेगेटिव दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इससे भी हो सकता था। लेकिन हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस के ऊपर है, क्योंकि ये रिजिड है, ये अपनी जगह पर ऐसे कैसे है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर टक्कर भी मारेगा तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर ये इसको टक्कर मार रहा है, इसको कोलाइड कर रहा है, इससे कोलिजन कर रहा है, तो फिर ये इसको तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कौन डिस्प्लेस होगा भैया, यही डिस्प्लेस होगा ना। ये डिस्प्लेस होकर कैसा, तो ध्यान में रखना, अगर ये v वेलोसिटी से इसके पास में गया, तो यहां पर इसने कोलिजन किया, ये लो देवताओं, ऐसा डायरेक्शन को चेंज, ये डायरेक्शन को चेंज कर गया बेचारा, ये तो अपनी जगह पर ही रहा, और वेलोसिटी अभी भी वही है, वेलोसिटी अभी भी वही है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं इसको u बोल देता हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई नहीं किया है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। बस क्या ध्यान में रखना है बच्चों, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस कारण ये और ये वैल्यू चेंज है। इसको u1 मान लो, इसको u2 मान लो। ठीक है, मेरी बात को समझना। अगर ये 10⁵ मीटर पर सेकंड है, तो ये भी 10⁵ मीटर पर सेकंड है। क्या अंतर है इन दोनों में, डायरेक्शन चेंज है। ये इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में। इस कारण हम बोल रहे हैं कि दोनों का वेक्टर वैल्यू देखेंगे तो अलग है, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सेम है भाई। ठीक है, ऐसा हुआ। चलो फिर ये ऐसा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आया टक्कर खाने के बाद में, ये ऐसा भी तो जा सकता था, इससे भी तो टकरा सकता था। कितनी स्पीड से, मान लिया u3, हाँ है इतनी ही, बस डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमने बोला वैल्यू चेंज हो गई है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक, तो ये इनका क्या है, रैंडम मोशन है, और ये हर बार रैंडम मोशन करते हुए किससे कोलाइड करते हैं, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते जाते हैं बच्चों। ये बात ध्यान में रखना, और हर बार कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। हर बार लेट्स सपोज करो इसमें टाइम लिया t1, इस कॉलिजन के बीच में टाइम लिया t2, इस कॉलिजन के बीच में टाइम लिया t3।
ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, अगर आप देखोगे इस कॉलिजन और इस कॉलिजन के बीच में, या इस कॉलिजन और इस कॉलिजन के बीच में, दे विल मूव इनटू ए स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस मोशन की बात करूं या इस मोशन की बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, आसानी से न्यूटन्स के वो जो इक्वेशन थी ना, v इज टू यू प्लस टी, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी अप्लाई हो सकती है यहां पर। ये सारी आप अप्लाई कर सकते हो वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं तो मैं बोलूंगा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखा जाता। v तो मान लीजिए ये यहां एंडिंग वाली वेलोसिटी मान लेना। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, a वेक्टर और t1, ऐसा कुछ। और a और v अभी समझेंगे, अभी तक इसके ऊपर आए नहीं। लेकिन ये बात समझिए कि ये वाला मैं वेक्टर में लेकर के चल रहा हूं। इनकी जो इनिशियल स्पीड है वो हम किस में लेकर के चल रहे हैं, वेक्टर में लेकर के चल रहे हैं। हर बार कॉलिजन में इन्हें अलग अलग टाइम लग रहा है, किसी में कम लग रहा होगा, किसी में ज्यादा लग रहा होगा, किसी में और ज्यादा लग रहा होगा, कुछ ऐसा कॉलिजन है। और अगर इस टाइम का एवरेज लिया जाए, है ना, द एवरेज ऑफ टाइम बिटवीन द टू कॉलिजन इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम 2। और ये क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट डॉट, जितनी बार भी डिवाइडेड बाय tn। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लगता है ना बच्चों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम डिपेंड करता है दो क्वांटिटी के ऊपर, एक है टेम्परेचर के ऊपर और एक है मटेरियल के ऊपर, कि कंडक्टर कौन सा लिया है आपने। ठीक है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। चलो, तो अभी ये बात ध्यान में रखना कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर में, तो वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा ही करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और जब वो ऐसा रैंडम मोशन कर रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। रैंडम मोशन जब कर रहा था तब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। लेकिन जैसे ही, अब मेरी बात को समझो, जैसे ही आपने क्या अप्लाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, है ना, आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रॉन भागे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये तो पढ़ा है। चलिए, मैं यहां पर इसी वाले चीज को देखना, इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूं, इन सारी चीजों को हटा देता हूं, मेरी बात को समझना। रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करता है, आंसर है रेक्टिलिनियर पाथ पे मूव करता है। रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करता है, रेक्टिलिनियर पाथ पर। यह बात ध्यान में रखिएगा, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो नीट और आईआईटी दोनों में आ चुका है। ये आयंस में बता रहा हूं। रैंडम मोशन में वो कुछ ऐसा मूव कर रहा है ना, ऐसा मूव कर रहा है। ये रैंडम मोशन है जिसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन में या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मोशन को चेंज कर दिया जाए, मोशन को नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, थर्मल के साथ में आपने अब क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस बात ये मान करके चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ये डायरेक्शन मान के चलो एक बार के लिए, मान दो, मानने में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन को जाना कैसा था, ऐसा था। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होता है, क्यू ही होता है, क्या रे, और वो भी कैसा, माइनस का। क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव था। या फिर इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। ठीक है, तो एक इसका खुद का मोशन, ये एक फोर्स, ये सोचिए, एक तरफ काम मैं ऐसा कर रहा हूं वेक्टर से, एक तरफ ऐसा कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, बीच से निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो भैया जाने की कोशिश ये पूरी कर रहा है, कितनी स्पीड से, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पूरी स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा दिया तो जाना इधर था, जाना तो है, लेकिन पाथ चेंज हो गया।
पाथ चेंज हो गया, जा ऐसा रहा था लेकिन अब ये इसको पाथ ऐसा कुछ मिल गया। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये कैसा है भाई? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हाँ डिस्टेंस कम है, इसलिए हम दिमाग में रख सकते हैं कि क्या है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, कितनी? ऑन एन एवरेज 10 टू द पावर -8 मीटर और 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास की डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कम है तो अपन ने कैलकुलेशन के लिए तो हम स्ट्रेट मान के चलेंगे, लेकिन बच्चों इस फोर्स और इस एक्टिंग वेलोसिटी के कारण ये जाएगा कैसा? ऐसा। इनिशियल फोर्स तो ऐसा फील कर रहा था, है ना, और एक फोर्स आपने इधर मजबूर कर दिया इसको इधर जा, तो बेचारा ऐसा 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 कर्व हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अब ध्यान में रखना है आपको। क्या भाई? कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कैसा होता है बच्चों? कर्व्ड होता है। कैसा होता है? उसका पाथ कैसा होता है? कर्व्ड होता है। और जब रैंडम मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट पाथ होता है। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ये डन। तो अब इस पार्ट से हमने सिर्फ इतना समझा है कि इलेक्ट्रॉन को दिखा तो हम स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि हमें सुविधा चाहिए। ये इसमें जाता जाता कोलाइड भी कर रहा है, ये बात भी ध्यान में रखना। कॉलिजन तो अभी भी चल रहा है, ठीक, लेकिन उसके पास में एक डायरेक्शन, वो ड्रिफ्ट कर गया। कहाँ की ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की और ड्रिफ्ट कर गया। पहले वो कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन अब उसके पास में एक डायरेक्शन है, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के कारण, इस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट के कारण क्या फ्लो होती है बच्चों? करंट फ्लो होती है। ये बात ध्यान में रखना। करंट क्यों फ्लो हुई? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हो ना कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने सेटअप किया कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी एक डायरेक्शन हो गई। वो डायरेक्शन कौन सी है भैया? दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के कारण, अब ये मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लूं तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसी डायरेक्शन में पास होंगे। हाँ, कुछ इधर पास हो सकते हैं, कॉलिजन के कारण कुछ इस तरफ जा सकते हैं, है ना, ऐसा समझना, ऐसा समझना। ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेटअप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां की ओर जाएंगे? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे वो बहुत कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे हैं लगातार वो बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए करंट तो सेटअप होना ही था, करंट तो सेटअप होनी थी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो उनके पास में पर्टिकुलर डायरेक्शन आता है जिसके कारण करंट क्या हो जाती है? फ्लो हो जाती है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो चीज को ध्यान में रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, वो वॉल्यूम मैंने बता दिया है, बस ध्यान में रखना रैंडम मोशन के कारण करंट फ्लो नहीं होती है। फिर जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो, है ना, ड्रिफ्टिंग मोशन की बात करते हैं, तो ड्रिफ्टिंग मोशन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। क्या भाई? एक तो वो रैंडम मोशन तो कर ही रहे थे ना, वो रैंडम मोशन तो कर ही रहे थे, और एक मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों मोशन का जो सम है ना बच्चों, दैट सम इज ड्रिफ्ट मोशन। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम मिलेगा ना, वो क्या होगा बच्चों? ड्रिफ्ट मोशन होगा। इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। फिर ड्रिफ्ट मोशन में क्या होगा? तो करंट है ना, करंट विल फ्लो इनटू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बात समझ में आया?
क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या क्या दिमाग में रखना है, क्या क्या की फीचर हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, वो की फीचर्स जो हैं वो एक बार के लिए आप उतार लीजिए जल्दी से। मैंने ड्रिफ्ट को समझाने में बहुत टाइम लगा दिया है, मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन जल्दी से देखो, सामने दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं, ठीक है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये की फीचर है ड्रिफ्ट मोशन का, किसका? ड्रिफ्ट मोशन का, ठीक? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उस चीज का। लिया? ओके, अब चलो काम करते हैं कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बात ध्यान में रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट 10 to the power 9 times lesser than the random motion। रैंडम मोशन कितना था रे? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड था, उससे कितना कम होना चाहिए? 10 to the power 9 टाइम्स, और 10 to the power 10 टाइम्स, ठीक है, कम होना चाहिए। तो ये जो है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा, मतलब मिलीमीटर पर सेकंड के अंदर आएगी ये। आप देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है ना अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, बहुत कम हो जाती है, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो अपन रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो हमने लिखा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल मोशन और रैंडम मोशन। कितना भाई? तो इसको u वेक्टर लिख देता हूं, और ये एवरेज में ले रहे हैं, तो एवरेज को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक? ये क्या होगा? तो पहले के लिए u1 वेक्टर, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पास आउट था उसके लिए u3, ऐसा n इलेक्ट्रॉन मान लेता है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या किया अपन ने? n किया। और ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और ये मैंने बताया था क्यों 0 होता है, बताया था। चलिए, दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किससे रिप्रेजेंट किया था? टो से। क्या था? द एवरेज टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ठीक है, कॉलिजन ही आएगा। ओके, ये किससे रिप्रेजेंट किया था? टो से रिप्रेजेंट किया अपन ने, और टो इज इक्वल्स टू क्या बताया था बच्चों? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 व्हाट Tn, जितनी भी कॉलिजन हुई थी। डन है। फिर अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या? इट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये बात ध्यान में रखना है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये तो थर्मल के लिए लिखा था, यहां पे देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान में रखना। तो हमने लिखा मैं लिख देता हूं, इट इज द एवरेज velocity of electrons with which they get drifted towards the positive terminal, towards the positive terminal, और या फिर आप लिख सकते हैं
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर टर्म ज़्यादा ही अच्छी यूज़ करना चाहते हो तो आप ये लिखें, with which they get drifted toward the positive terminal under the effect of external electric field। ठीक है, फिर आप ये भी लिख दीजिए कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। The direction of drift velocity is just opposite to the direction of external electric field। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट मोशन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का भी हो सकता है। अभी तो हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात की, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज भी ड्रिफ्ट करते हैं। उस केस में फिर आप क्या बोलोगे, उस केस में पॉजिटिव चार्जेस तो भैया डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई हम इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट मोशन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इज ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। डन हुआ। आहा, अब देखो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो समझने लायक बात है। तो हमने बोला कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अपन डेरिवेशन को चालू करते हैं। तो हमने लिखा फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितना फोर्स लगेगा रे, तो F इज टू क्यू ई है। F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, क्यू ई वेक्टर, वे क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये थोड़ा समझिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है ना, तो फिर F इज इक्वल्स टू माइनस का E कैपिटल E वेक्टर। ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इससे हमारे पास में एक रिलेशनशिप आएगा एक्सिलरेशन का, किसका, एक्सिलरेशन का। चलिए देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या आएगी, वो जो v इक्वल्स टू u प्लस AT कर रहे थे ना, उसमें a की वैल्यू कहां से पुट करनी है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या हो रहा है, तो F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, m a वेक्टर लिख सकते हैं ना, एंड दैट इज E कैपिटल E वेक्टर। तो एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एक्सिलरेशन से वो एक्सिलरेट होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। डन है। और इसका डेरिवेशन जो है वो 5 लाइन का है सिर्फ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से क्या पता चला हमें? फाइनल वेलोसिटी जो है उसका क्या लेना पड़ेगा हमें? एवरेज लेना पड़ेगा। ये एक तरीके की क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। एंड दैट इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा, और अगर मैं एवरेज ले रहा हूं तो फिर मेरे को ऐसा एवरेज लेना पड़ेगा, टाइम का एवरेज लेना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? चलिए, ये जो एवरेज है इस एवरेज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ये एवरेज किसका है? थर्मल मोशन का। कितना था? 0 था, तो हमने लिखा ये तो 0 है भाई। फिर ए वेक्टर तो ऐसा का ऐसा जो हमें पता है, टी का एवरेज, दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा था उस टाइम का एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम, टो। क्या लिखेंगे? टो। और वेक्टर मत लगा देना, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो फाइनली जो आपके पास में ड्रिफ्ट मोशन का फॉर्मूला बना वो ए टो है बच्चों। और ए की वैल्यू कहां से पुट करोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई, आंसर आया नहीं आया? आ गया। कहा था ना 5 लाइन का डेरिवेशन है रे, 1 2 3 4 5, बस माने तो रखना रह गया। कहा था? हो गया, डन हुआ। अरे डन हुआ नहीं हुआ रे देवताओं। तो हमने क्या लिखना है? वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाय एम इंटू 2, ठीक है। इसको थोड़ा और तरीके से लिख देता हूं, ई टू डिवाइड बाय एम इंटू ई वेक्टर। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत? ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। डन हो गया क्या ये? ये डन हुआ। चलो, अब इसके बाद में ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालते तो क्या करते रे देवताओं? या किसी भी चार्ज के लिए निकालते तो क्या करते? तो जहां आपने ई लिख रखा है उसकी जगह क्यू लिख दीजिएगा, बस इतना सा चेंजेस है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो हमारे कोर्स का भाग है, ठीक है। ये हमारे कोर्स का भाग है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसका जनरलाइज फॉर्म देखा जाए, जनरलाइज किसी भी चार्ज के लिए, ठीक है, तो हमने लिखा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसी भी चार्ज के लिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये ऐसा दिया जाता है, Q टो डिवाइड बाय m इंटू ई वेक्टर, ठीक है। अब अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस का साइन, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। और ये अपन ने अभी ऊपर किसके लिए निकाला? जो हमारे कोर्स का पार्ट था वो किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ और सिर्फ जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? कितना रे? ये होगा ई टू डिवाइड बाय एम इंटू ई, ठीक है। अब वेक्टर को हटा दो और नॉर्मली हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। हम नॉर्मली इसी का ही यूज करेंगे। डन हुआ ये। चलिए देखो, अब थोड़ा सा समझिए। ये पूरे का पूरा क्वांटिटी है ना, यहाँ तक का ये पूरा कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। ये जो टू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैंने बताया था टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल अपन को चेंज करना नहीं है प्रैक्टिकल करते टाइम, और रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे तो रूम टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो ये बात ध्यान में रखिए, ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करो, ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी। इसको डिक्रीज करो, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ लेना ये, ठीक है। मोबिलिटी जो है वो इसी से ही काम कर रही है। देखते हैं। चलिए, ये हो गया, डन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिलेशनशिप
between electric current and drift speed। बताओ भाई, बहुत सिंपल है ये। क्या करेंगे वो देखो, रामायण को समझिएगा, ये फॉर्मूला उतार लिया ना, ये ध्यान में रखना भाई, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये यूटिलाइज होगा आगे, ये चीजें यूटिलाइज होने वाली हैं आगे, अभी नहीं हो रही, बाद में अपन को यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसको इतना ही रखो, इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला नहीं है चलो कर लेना, प्लीज वीडियो को पॉज करके कर लेना, वो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, वो वहां पे वीडियो को पॉज कर लेते और ले लेते हैं ना स्क्रीनशॉट। और वैसे भी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों इसमें। चलो अब इसको काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, ए है। कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। लेंथ ऑफ कंडक्टर हम कितनी मान करके चल रहे हैं, एल मान करके चल रहे हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, एल है, ठीक है। और इसके पूरे वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम क्या हुआ, सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। अरे वॉल्यूम तो यही होगा ना इसका, ठीक है, एल होगा। इस पूरे वॉल्यूम में कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर वॉल्यूम कितने, कैपिटल एन, पूरे वॉल्यूम में, ये बात ध्यान में रखना। हालांकि इस कैपिटल एन का यूज नहीं होगा, लेकिन समझिए कि पूरे में कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन है ना। अब समझने का तरीका कुछ ऐसा है बच्चों, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमने इसको पॉजिटिव से और इसको किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर भागेंगे, आंसर है इलेक्ट्रॉन्स भैया नेगेटिव टू पॉजिटिव भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर भागने हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अरे ऐसे ही तो जाएंगे ना, ऐसा ही होगा, ये मोशन इसी तरीके का देखा जाएगा। अगर ये मोशन ऐसा है बच्चों तो किस स्पीड से है, आंसर है वीडी से होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो क्या होगा, ये इस तरफ जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। और सपोज करते हैं इनको यहां से लेकर यहां तक, मतलब एक्स से लेकर वाई तक आने में जितना टाइम लग रहा है ना, द टाइम इज टी, और टाइम कितना है, टी है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, आई निकालना है, तो आई के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना टाइम में कितना चार्ज पास होता है, उसका रेशो अगर निकाल लेते हैं तो करंट मिल जाता है, ठीक है। मेरे को सबसे पहले इसका टोटल चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में, Q इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। यहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिख रहा हूं, कैपिटल एन लिख रहा हूं, तो मैं कैपिटल एन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को बस टोटल इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। टी क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना, इन मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई तक मूव करने के लिए जितना टाइम लिया उसने, उसका डिवाइड लगा तो काम खत्म, टाइम निकाला जा सकता है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम आ जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा, होगा। बस एक ही दिक्कत है, क्या रे, इस कैपिटल एन को निकालना है, पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है। फॉर्मूला पता चल गया जिससे हम काम करेंगे। चलिए देखो, तो इसके लिए हमने अजम्पशन चालू किया। क्या अजम्पशन है वो देखिए, लेट देयर आर स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आ रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम of given conductor, समझ में आया क्या रे? मैंने बोला कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, n है, टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो इस वॉल्यूम में कितना होगा रे, यूनिट वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैपिटल एन, हुआ। सो
so there will be NaL इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हो गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। चलिए चार्ज क्या होगा बच्चों, चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां गया रे, ये N की जगह ये लिखेंगे, कैपिटल N लिखना था ना, कैपिटल N की जगह ये इनटू E। ओके, फिर टाइम टेकन कहां से लेकर कहां तक, इन मूविंग फ्रॉम x टू y। ठीक है, ये टाइम कितना है, t इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस इज l, स्पीड इज vd। ऑलराइट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू बच्चों Q डिवाइडेड बाई T, सो द वैल्यू ऑफ Q इज NaLe डिवाइडेड बाई T, दैट इज L डिवाइडेड बाई Vd। L से L की रामायण कैंसिल, क्या होगा NaEVd। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसे, I इज इक्वल्स टू NeAVd। इस फॉर्मूले को याद करने में आसानी रहेगी, दिस इज सिंपल टू रिमेंबर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये करंट वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है। आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल इसी पैटर्न पर। ठीक है, I इज इक्वल्स टू NeAVd, ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया। अब गौर कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट नंबर होता है, आपको बताया था 10 टू द पावर 29 के ऑलमोस्ट। फिर हर एक कंडक्टर में अलग अलग हो सकता है, E की वैल्यू फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ होगा, फिक्स होगा। तो करंट वास्तविकता में डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर। एक तरीके से तो यही पता चल रहा है हमें, ऐसा लग रहा है। लेकिन बच्चों जब हम कंडक्टर, ये बता रहा हूं लेकिन ये गलती है, वो भी बता रहा हूं, वो समझिए क्या गलती है। जब आप किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के लिए जितना करंट यहां है उतना ही करंट यहां है, उतना ही करंट यहां है। जितना इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट टाइम में यहां से पास होंगे उतने ही यहां से पास होंगे, उतने ही यहां से पास होंगे। वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। जो करंट है ना, वो करंट, ये बात ध्यान में रखना, कंडक्टर में हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। तो I इज ए कांस्टेंट, I क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। दिमाग में रहेगा, ये दिमाग में बैठा ही लो भी। ठीक है, इस चीज को बैठा लो। चलो, कंडक्टर्स के लिए ये कांस्टेंट है। अभी इस चीज को उतारो, जल्दी से इस चीज को उतारो, फिर आगे देखते हैं। मोबिलिटी और करंट डेंसिटी देखना अभी बाकी है, जल्दी से इस चीज को उतारिए। डन हुआ। एक बार के लिए करंट डेंसिटी कर देते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। किसी कंडक्टर में इस चीज को हमें कैसे दिमाग में रखना है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो ये उतार लिया, डन हुआ। ओके ग्रेट। चलिए तो बताओ, बहुत सिंपल डेरिवेशन था, नहीं था? ये एग्जाम में पूछते हैं। ये दोनों डेरिवेशन, कौन सा, ड्रिफ्ट स्पीड वाला, वेलोसिटी वाला, और करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड रिलेशन, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों ध्यान में रख लीजिए। आपको उतनी थ्योरी याद नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो लास्ट में बोर्ड पर लिखी थी थ्योरी वो दिमाग में रख लीजिएगा। उससे ज़्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए थी। जो मैंने शुरुआत में बताया था ना कि टाइम कैसे लगता है, कॉलिजन कैसे हो रहा है, पॉजिटिव आयन से कॉलिजन हो रहा है, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए थी, ताकि आपको कम से कम कंडक्टर का पता तो चले कि कंडक्टर में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी
दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे वैसे ही मैंने पहले ही बता दिया। देखिए क्या होता है, जितना करंट किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि J जो है दैट इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय A। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या होता है, I डिवाइडेड बाय A होता है। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी, ठीक है। लिख दूं मैं इस चीज को, इतना ही दिमाग में रखो, इतना ही दिमाग में रखो, इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। क्या भाई, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor is known as current density। current density, ठीक है। बात समझ में आई है, डन हुआ करंट डेंसिटी का काम। चलिए अब करंट डेंसिटी को और कैसे देखा जाना चाहिए ये और समझिए। यहां से जब हम इस कंडक्टर की बात करते हैं, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दिख रहा है, यू ऐसा, और इससे इलेक्ट्रॉन भी ऐसा पास हो रहे होंगे, तो करंट भी ऐसे ही जा रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी कैसी है, ऐसे ही है। उस केस में आप कह सकते हैं कि J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समटाइम क्या होता है, करंट भैया ऐसे ही जा रही है, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया धोखा दे जाता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा देख रहा है, जबकि करंट शायद इस डायरेक्शन में पास हो रही थी। इन दोनों के बीच में क्या है, कोई ना कोई क्या है, एंगल है। दैट एंगल इज थीटा। तो उस केस में जब आप इसका एरिया का क्या कहते हैं, कंपोनेंट देखेंगे करंट की डायरेक्शन में, दैट विल बी ए कोस थीटा। द कंपोनेंट ऑफ एरिया इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उस केस के अंदर, ए कोस थीटा होगा। तब आप इस फॉर्मेट को क्या लिखेंगे, देन J विल बिकम I डिवाइडेड बाय A cos थीटा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखें। बहुत सारी बुक्स में एक ही जगह S लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो I विल बिकम J A cos थीटा, ऐसा ही होगा क्या, गौर कीजिए। ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला सीन है, सो I इज इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकता हूं क्या। यहां से आपको पता चलेगा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिख देते हैं क्या, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। और ये बात ध्यान में रखना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम है या फिर ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। कौन रे, करंट डेंसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। करंट नहीं डिपेंड करता, करंट डेंसिटी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, इट डिपेंड्स on cross section area in conductors। क्योंकि हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, आगे किसी और मटेरियल की बात करते तो वहां उनके लिए भी लिखते, लेकिन अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, तो देखो J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डन हुआ। चलिए इस J का और फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहां पर देखिए हमने लिखा J इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय A लिखा था। I को क्या लिखते हैं, NEAVD डिवाइडेड बाय व्हाट, A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J विल बिकम NEVD। पता चल गया क्या। सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड सॉरी,
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक्ड। अब यहां से एक सिनेरियो बनता है हमारे लिए, एक बार के लिए इस चीज को उतारिए, फिर उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सिनेरियो है वो, बहुत बढ़िया सिनेरियो है वो। उतार लिया ये? चलो देखो, अब सिनेरियो देखो। मान लो कि हमारे पास में एक कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह अलग अलग है। अब देखो, ऐसा माना हमने, एक तरफ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, आगे की ओर जा रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ इतना, और बीच में देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। ऐसा कोई कंडक्टर मान लिया, ठीक है, तीन अलग अलग जगह, तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पर अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लिया A1, यहां पर लिख लिया A2, यहां पर लिख लिया A3। चलिए, यहां पर अपन ने बोला कि करंट लेट सपोज कीजिए I1 है, यहां पर करंट मान ली I2, यहां पर करंट मान ली क्या, I3। ठीक, यहां पर करंट डेंसिटी अपन ने लिखा J1, यहां पे करंट डेंसिटी J2 और यहां पे करंट डेंसिटी J3। ठीक, यहां पर अपन ने उसकी ड्रिफ्ट स्पीड लिखी VD1, यहां पे लिखी VD2 और यहां पे लिखी VD3। ये चार क्वांटिटी अपन ने देखी, किसके लिए, कंडक्टर के लिए अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए कंडक्टर्स की बात करें, ये बात ध्यान में रखना। अब देवताओं कुछ ऐसा है, थोड़ा सा दिमाग को लगाएं, हम एक बेसिक लॉजिक के ऊपर चलते हैं, सारी चीजें भूल जाओ, बेसिक लॉजिक के ऊपर चलो। आपके पास में एक पाइपलाइन है, पाइप है ना, ऐसा पाइप है, पानी का पाइप है जो मोटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। मोटर से यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ये ऐसा कैसा पानी इससे बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, पानी ऐसा निकलेगा ना, ऐसा पानी निकल रहा है बाहर, ये पानी ऐसा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो इतना बड़ा था, आपने इसको दबा दिया, करते हो नहीं करते हो रे, हैं, वो पानी वाला पाइप हाथ में लिया होगा और फिर दूर तक लेकर के जाना होगा, ये ले आगे से दबा दिया उसको, है, आगे से दबा दिया, तो ये लो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कम किया, ये दूर तक चला गया। क्यों दूर तक गया, क्या कारण था, इसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, क्या हो गई, बढ़ गई। किसको पता होगा, गांव वाले छोरों को सबको पता होगा, सिटी वालों को नहीं पता होगा, बेचारों को पता ही नहीं, उन्होंने खेतों में कभी काम ही नहीं किया है, उन्होंने घर में कभी पानी नहीं भरा, तो क्या होगा उनका बेचारों का। तो अपन बिल्कुल ठीक है ना, अपन को पता है ये सारे काम अपने घर में खूब किए, पापा ने खूब करवाए अपन से। चलो, तो क्या हो रहा है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनकी स्पीड ज्यादा हो गई, वो आगे की ओर चले गए, स्पीड ज्यादा हो गई। ये बात ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। लेकिन पानी तो उतना ही निकला, अरे जितना मोटर पानी देगी उतना ही तो निकलेगा, उससे ज्यादा निकल जाएगा क्या, चांस ही नहीं है। अरे जितना पानी मोटर देगी, यहां से फेंकेगी, उतना ही तो पानी निकलेगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सेम यहां पर चीज है बच्चों, सेम चीज यहां पर है। क्या होगा भाई, मैं कंडक्टर पहले ही बोल चुका हूं, मैं कंडक्टर पहले ही बोल चुका हूं, समझ में आ गया क्या। चलिए, तो जब अपन ने कंडक्टर पहले ही बोल दिया, तो करंट I1, I2, I3 ये अलग अलग है या फिर सेम है, बताओ, अलग अलग है या फिर सेम है, सेम। I1 is equals to I2 is equals to I3 in case of कंडक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर ऐसा है बच्चों तो क्या होगा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। आगे क्या करना है, हमें ये भी पता है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये कम है और ये सबसे कम है, ऐसा ही है, तो हमने ये भी लिख दिया, A1 is greater than A2 and A2 is greater than A3। इसका मतलब A3 सबसे छोटा है, A3 सबसे छोटा है। चलिए, वेलोसिटी हमारे दिमाग में आ गई। देखो, फिजिक्स भी नहीं पता तो भी हमारे घर के नॉलेज से हमें पता है क्या भाई, हमने पानी के पाइप को दबाया था, पानी बहुत तेजी से आगे की ओर गया था, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन सेम ऐसा कैसा है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना,
जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, सेम ऐसा है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम ऐसा है जैसा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही वैसे के वैसे ही काम करने वाले हैं। ऑल एंड ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं। तो हमने बोला यहां से स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर कम, और सबसे कम स्पीड कहां होगी इलेक्ट्रॉन्स की? यहां होगी। ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन सा? ऐसा। चलो अब फिजिक्स क्या बोलती है वो भी समझ में आ सकता है। कैसे समझ में आ सकता है, चलो वो भी बताता हूं मैं आपको। ये करंट डेंसिटी देख रहे हो क्या? देख रहे हो? करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, डायरेक्टली लिंक्ड। कैसा वो देखो आप। हमने बोला आई क्या है? कांस्टेंट है ना, और आई कांस्टेंट है, और इसके साथ में जब आप लिखते हैं आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू जे, करंट डेंसिटी। तो हमने ये भी समझा कि अगर ये कांस्टेंट है तो जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी क्या है रे देवताओं? कम है। क्लियर है? तो ये एक चीज ध्यान में रखेंगे। हमने लिखा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था? आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, J इज इक्वल्स टू होता है I डिवाइडेड बाय A, सो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। पता चल गया क्या? अब देखो इस चीज से, इससे क्या फायदा हुआ? हमें पता है कि जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहां करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, J कम हो जाएगा। ये लो, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, करंट डेंसिटी सबसे कम। फिर पता चल गया करंट डेंसिटी कब सबसे ज्यादा कहां है? A3 पर। ठीक, चलो करंट डेंसिटी एक और हो गया। नेक्स्ट देखो, J इज इक्वल्स टू NeVd। याद आ रहा है क्या? ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। तो फिर अगर इसको इंक्रीज करोगे तो कौन इंक्रीज होगा? यही तो होगा। चलो, तो सबसे ज्यादा कौन था? ये था, तो Vd3 सबसे ज्यादा है, Vd1 सबसे कम, Vd2 उससे भी कम, और Vd3 उससे ज्यादा, और Vd3 सबसे ज्यादा। चलो वेक्टर को हटा दो, मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहा है, डायरेक्शन से क्या लेना अभी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? और मैं तो यही बोल रहा था सबसे पहले कि अरे क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दो, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अरे यही तो बोला था ना अपन ने। बताओ भाई, बताओ, क्लियर है ये? चलो ये चीज है ना, ये वाली कौन सी वाली बच्चों? ये ए और ए वाली चीज, ए वी और ए वाली चीज आप एक और जगह से निकाल सकते हो। एक और जगह से बताऊं क्या? चलो इन दोनों में भी रिलेशनशिप देखो। I इज इक्वल टू NeAVd था, नहीं था? था नहीं था? I इज इक्वल्स टू NeAVd था, नहीं था? था ना? चलो अगर ऐसा है बच्चों तो हम क्या समझ रहे हैं? ये दोनों कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो इसका मतलब AVd इज इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट। आया क्या? AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया है। अरे ऐसा तो लिखोगे ना, AV इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NE, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है। कंडक्टर में से वो सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना? तो जहां Vd ज्यादा है वहां A कम है। तो देखो यहां A ज्यादा है तो Vd कम है, यहां A कम है तो Vd ज्यादा है। ऐसा भी तो आप लिख सकते हो। और ये वाली चीज है ना बच्चों, मैंने आपको बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपको याद है तो फिर ये चीज भी याद होगी। AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। कौन सी इक्वेशन थी? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी। AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बर्नौली लॉ से पहले पढ़ी होगी आपने 11th के अंदर, अगर पढ़ी है तो, है ना? वैसे तो मेरे को कम ही विश्वास है कि तुमने पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा है तो ये क्वांटिटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन में से एक है। अगर बर्नौली लॉ को हमें पढ़ना है, बर्नौली थ्योरम को हमें डिस्कस करना है, तो क्वांटिटी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से? फ्लूइड मैकेनिक्स से उठा करके अपन ने लिख दी, और जनरल नॉलेज से उठा करके लिख सकते हैं हम। एक का थोड़ा बहुत फिजिक्स, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज,
अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, चलो उतारो इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज लिखी है अपने, जल्दी से उतारो। अब बस एक ही टॉपिक बचा है, उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। मोबिलिटी बच गया है, छोटा सा पॉइंट है मोबिलिटी, छोटा सा है लेकिन बहुत तेज पॉइंट है। देखो करेगा हम, हाँ भैया, तो टॉपिक डाल लो। क्या टॉपिक डालना है? मोबिलिटी। अरे मोबिलिटी होता क्या है? हैं? आपके हाथ में जो सेल फोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक देख रहे हो, तो बहुत खुशी की बात है ना। वैसे तो बहुत कम बच्चे हैं जो एंड तक वीडियो देख पाते हैं, बेचारे झेल ही नहीं पाते फिजिक्स को। अरे थोड़ा झेलना क्या है रे, बहुत बढ़िया चीज है। आपके हाथ में जो सेल फोन है उसे मोबाइल बोलते हो आप। क्या बोलते हो? मोबाइल। द थिंग विच कैन बी कैरीड और कैन बी मूव्ड, मोबाइल है ना। जिस चीज को हम लेकर के घूम सकते हैं, दैट इज मोबाइल। ऐसा ही तो है। अब कंडक्टर्स में मोबिलिटी कहां से आया? तो हमने बोला कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है। करंट किसके कारण फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मोबाइल्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं कंडक्टर में? मोबाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर वो मोबाइल नहीं होते तो करंट भी फ्लो नहीं होती। ठीक है ये बात। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक होता है इमोबाइल चार्ज और एक होता है मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज कौन सा? जो मूव कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल चार्ज है। इमोबाइल जो अपनी जगह पर है, मूव ही नहीं कर रहा। कौन भैया? कंडक्टर में कौन मूव नहीं करता? पॉजिटिव आयन मूव नहीं करता। कौन मूव नहीं करता? पॉजिटिव आयन मूव नहीं करता। तो वो क्या है? इमोबाइल। कौन सा? इमोबाइल। ऐसा मोबाइल और इमोबाइल, ये कौन हो गए? पॉजिटिव आयन। ये कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में ये बात ध्यान में रखना। अब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ना कुछ किससे? ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। वो ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करती है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया है। अरे ऐसा पढ़ा था ना रे, E टो डिवाइड बाई M इंटू कैपिटल E, पढ़ा था। चलिए, तो हम बोल रहे हैं कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, यूनिट मतलब 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेंगे उसे ही क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। उसे ही क्या बोलेंगे? मोबिलिटी। बात को समझे क्या? मोबाइल जो मूव कर सकता है, मूव कौन कर रहा है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड है। ड्रिफ्ट स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जिस ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेगा वही ड्रिफ्ट स्पीड वास्तविकता में क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं वो समझिए। टॉपिक क्या डालेंगे भाई? टॉपिक क्या डालेंगे? मोबिलिटी। रिप्रेजेंट किया म्यू से, है ना। क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना। तो ये क्या होता है? तो हमने बोला VD इज इक्वल्स टू E टो डिवाइड बाय M इंटू कैपिटल E। यही होता है। कुल मिलाकर के हमें ये पता है कि VD इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? प्रोपोर्शनल है। अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब VD इज इक्वल्स टू म्यू E। वो कांस्टेंट जो है, वो कांस्टेंट क्या है बच्चों? मोबिलिटी है ना। और म्यू इज कैन बी रिटन एज, द फॉर्मूला ऑफ म्यू कैन बी रिटन एज VD डिवाइडेड बाय, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज क्या भाई? यहां से ऐसा डिवाइड लगा दो तो E टो डिवाइड बाय M हो जाएगा क्या? अरे होएगा नहीं होएगा? होएगा ना। डेफिनेशन क्या बोल रहे थे हम? क्या बोल रहे थे? ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऐसे तो बोल रहे थे अगर E की वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर कर दो तो फिर जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वही क्या होगी, मोबिलिटी होगी। यही तो बताया था रे देवताओं, मैंने बताया था नहीं बताया था। चलो तो ये बात ध्यान में रखना। अब ये मोबिलिटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, वो चीज को समझिए। मोबिलिटी इज अ कांस्टेंट, मोबिलिटी इज अ कांस्टेंट बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन से, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कैपिटल जी है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये दुनिया में कहीं पे, दुनिया क्या इस यूनिवर्स में कहीं चले जाओ कहीं चेंज नहीं होनी, है ना। इतना बढ़िया काम किया गया है इसके अंदर। कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था, न्यूटन ने नहीं किया था। किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था वो काम। चलो तो वो तो बाद की बात है, वो डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो ये कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये डिपेंडेंट है कुछ क्वांटिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो समझिए। यहां से छोड़ो, यहां से मत करना काम। ये दिस म्यू समझना, दिस म्यू इज डिपेंडेंट ऑन टो। किसके ऊपर, टो, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम कौन कौन सी दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर और आग क्यों खा रहा हूं, नेचर ऑफ मैटर। दो पे ही था ना। टेम्परेचर को चेंज करने पर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऐसा होगा। और अलग अलग मटेरियल के लिए टो की वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन फिक्स होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ये जो मोबिलिटी है वो भी इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। पता चल गया ना, डिपेंडेंट, ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसा उतार लीजिएगा इस चीज को, ठीक। हाँ, डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रेशो, सिंपल लिख देता हूं मैं, द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of electric field represents mobility, ठीक है। चलिए इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज मोबिलिटी। हो गया डन। चलो इसके लिए यूनिट कैसे निकालोगे रे, कैसे, यहां से निकालो, यहां से सिंपल पड़ेगी। ई चार्ज है कूलाम, टी टाइम है सेकंड, और एम मास है केजी। तो क्या होगा, कूलाम सेकंड पर केजी, कूलाम सेकंड पर केजी। चलो ऐसा नहीं याद रहा, इधर से देखो, वीडी के लिए क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। ई इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर। सॉल्व कर सकते हो ना, निकल जाएगा। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर है रे, ठीक है। बात समझ में आ गई, डन। चलो सो द मोबिलिटी इज डन, हो गया ये काम। इसको जल्दी से उतार लो, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल करते हैं, और फॉर्मूला को एक जगह उतारेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके डन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ने तो बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। बच्चों होल्स तो अभी तक पढ़ा ही नहीं अपन ने। सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तब होल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तुम्हें अभी लिखना है यहाँ पर तो लिख लो, क्या भाई, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स की कम होती है ना। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। व्हाई सो, डू मास। अब मास क्यों ज़्यादा होता है, क्यों नहीं होता, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये कैसे पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। हाँ, नॉलेज के लिए ध्यान में रखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है,
ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही चाहिए तो वहां से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तब इस चीज को अपन स्टडी करेंगे भी, वहां पर रोल है इस चीज का। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चले क्या रे? हाँ, देखो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड वाला, इस टॉपिक से अगर आप नीट या आईआईटी या डिफेंस में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। और अगर पिछले 10 सालों की बात करूं तो 10 सालों के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आया। हाँ, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ एक सवाल आए हुए हैं, वो बहुत सिंपल थे, जैसे 1988, 1991 ऐसे टाइम में आए हुए हैं, जब आईआईटीज़ अलग लगा करती थी, AIEEE अलग लगा करती, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। रुड़की का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था, BHU का एग्ज़ाम अलग है, AMU का एग्ज़ाम अलग है, सभी का अलग अलग एग्ज़ाम लगा करता था। ठीक है, PMT चला करती थी, CPMT चला करती थी, बहुत सारी चीज़ चला करती थी। तो उस टाइम कभी आए हुए हैं। अभी पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेग्लिजिबल है, चांस ही नहीं कि यहाँ से आया है बच्चों सवाल। चलो, तो भी मैं आपको लास्ट टाइम के बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पहले कभी आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। देखिए, तो ये टॉपिक क्यों नहीं किया जाता उसका भी एक रीज़न है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, और ये एग्जाम्स अब इन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। ये लॉजिक के ऊपर ज़्यादा दिमाग करती हैं बजाय कि कैलकुलेशन के ऊपर, है ना। अगर आप IIT और नीट जैसा पेपर दे रहे हैं तो ये मोस्टली लॉजिक के ऊपर भी ज़्यादा काम करते हैं कि बच्चे का लॉजिक किस हद तक काम किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखिए, वैसे मैं वो लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो अपन ने डिस्कस किया था, पहला क्या था, VD इज इक्वल्स टू था E डिवाइड बाय M इंटू कैपिटल E, यही था। दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं, VD इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NEA, जैसे भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। तीसरा करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू हमने लिखा I डिवाइडेड बाय A, और उसको हमने और क्या लिखा, NEVD ये। और एक फॉर्मूला जो हमने मोबिलिटी का देखा वो था VD डिवाइड बाय E, जिसे हमने और क्या लिख सकते थे, इसे हम लिख सकते थे E डिवाइड बाय M। यही आज का पूरी रामायण है ना, इसी के आसपास ही तो घूम रहे हैं हम। चलिए, अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। आपको क्वेश्चंस दिखाई देगा, नीचे की तरफ देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 1 mm। अपर्चर का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें बोल रहा है अपर्चर ऑफ 1 mm स्क्वायर, है ना। अपर्चर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर होता है 10⁻³ होता है, सॉरी 10⁻³ होता है, और इसका क्या करें, स्क्वायर करें तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, फाइनली तो उतना ही आना है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो अपन को पता चल गया अपर्चर कितना है उसका, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। अ टोटल 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। देखो पावर जो है ना वो न्यूमेरिकल में गलत हो सकती है, गलत का मतलब आगे आपको अलग से दिखाई देगी, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पावर बोल रहा हूँ। A total 6 × 10⁻16 electrons go through any perpendicular cross section area per second। अब ये थोड़ा सा समझिए, क्या नंबर जो बोल रहा है वो कैसा दिया हुआ है, 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ही दिया हुआ है। फिर आगे इसको थोड़ा सा करो, गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकंड। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास हो रहा है, इसका मतलब ये एक तरीके से करंट दिया हुआ है। अरे Q डिवाइडेड बाई T हो गया क्या, Q इज इक्वल्स टू NE होता है, नहीं होता। और T की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड। 1 सेकंड, बात समझ में आई क्या, एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है आपको, चार्ज करंट दी हुई है। ओके, देखो क्या बोल रहा है, अरे ये लो, पहले का तो आंसर पहले ही दे दिया, द करंट सामने ही है, सामने ही, सॉल्व कर लो। फिर करंट डेंसिटी इन द बीम, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, I इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻16 और Q की वैल्यू कितना बच्चों, 1.6 × 10⁻19, और अब इसको क्या लगा दो, एम्पियर।
डन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ए, है ना। ए की वैल्यू देखो 6 16 छगानी 96, शायद इतना होगा, 9.6 लिख लेता हूं मैं, इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करने पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए 10⁻⁻6, सॉल्व किया तो कितना आएगा रे, 9.6 इंटू 10⁻3, यूनिट क्या लगाओगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बताओ भाई, यही होगा, दैट इज करंट डेंसिटी। हो गया सवाल बच्चों, ये AMU 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड VD इज क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिए मेरे साथ में, VD इज क्वेश्चन मार्क, calculate the drift speed VD, that is question mark, okay, and question number 2, of the electron when 1 ampere of current exist, कितनी करंट फ्लो हो रही है, I is equals to 1 ampere, exist in a copper wire of cross section area 2 mm square, of cross section area 2 mm 10⁻³ और उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख दूं क्या, पता चल गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻6 हो जाएगा, माइनस का 6, अरे तुम स्क्वायर करके ये 3 का स्क्वायर 9 मत कर देना भाई, और प्लस का 9 लगा के आ जाओ, तुम बहुत होशियार हो। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 cm³, बच्चों अब देखो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक खेलता है, वो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल है ना, वो यूनिट वॉल्यूम में देंगे, लेकिन यूनिट वॉल्यूम कौन सी, सेंटीमीटर वाली में। तो ये थोड़ा सा समझिए, अगर 1 cm³ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8.85, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं सॉरी 8.5 है, सॉरी 8.5 इंटू 10⁻²2, ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, किसकी, n की, लेकिन पर cm³ है बच्चों, इस चीज को गौर कीजिएगा बस, ठीक है। अगर ये cm³ है तो क्या मेरे को n ऐसा चाहिए cm³ में, नहीं, इट शुड बी इन m³, ये किस में होना चाहिए, m³ में, तो इसको कन्वर्ट करो रे, तो ये होगा 8.5 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, और इसका क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया है, 10⁻⁻6, -6 ऊपर गया तो प्लस का 6, फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। बताओ भाई आया नहीं आया, आ गया, चलो I दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, VD निकलेगा नहीं निकलेगा रे, क्या भाई, I is equals to NEAVD, so the value of VD is equals to I divided by NEA, I की वैल्यू 1, n की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। बताओ भाई सॉल्व होगा नहीं होगा, होगा, मीटर पर सेकंड लगा लीजिएगा, आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, कैलकुलेशन आपके भरोसे, डन हुआ, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं, हुआ, ओके, पता चल गया, इनमें कैलकुलेशन है इसलिए नहीं दिए जाते कि बच्चे कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, और उन्हें कैलकुलेशन थोड़ी देखना है, उन्हें तो अच्छे इंजीनियर बनाने हैं, इसलिए फिर वो कैलकुलेशन थे। ये जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ फिर आप बोर्ड पर्पस के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड में अपने कैलकुलेशन आती है, पूरी बिंदास आती है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज वापस से वीडी हो गया, लीडिंग टू 1 एम्पियर करंट, ये लो भैया, VD इज क्वेश्चन मार्क एंड करंट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये तो वैसे ही सवाल है, सेम वैसा सवाल है, विच विल फ्लो इनटू द कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉपर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, इट विल बी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, हो गया, ये क्या वैल्यू,
डन। एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 10 किलोमीटर। ये तो पहली बार दिया है भाई, 10 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हुआ रे? 10 इंटू 10⁻³ मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर। बहुत बढ़िया, सवाल में मतलब चेंजेस आने वाले। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब स्मॉल एन हो गया, ऑफ कॉपर इज 8.5 इंटू 10⁻28। ये तो ऊपर वाले सवाल से उठा दिया। 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। बताओ भाई, ऊपर वाले सवाल में यही था क्या? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब उसे कितना टाइम लगने वाला है। विल इट टेक द चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर वन। उसे कितना टाइम लगेगा कि वो कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए। मतलब एन लेंथ का कंडक्टर है, 10 किलोमीटर है उसके लेंथ है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में चार्ज को कितना टाइम लगने वाला है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड उसने पहले ही कैलकुलेट करने को बोला है। बताओ भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा? वी डी इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। बताओ क्लियर है क्या? आई की वैल्यू देखो रे 1, एन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए की वैल्यू ये रही। बताओ भाई, वी डी निकलेगा? वी डी आते ही टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये रहा और ये रहा, निकाल लेना। सवाल को देने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप ये टाइम निकालोगे यू विल फाइंड इट सो लॉन्ग, मतलब आपको लगेगा कि ये तो लाखों सेकंड ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इलेक्ट्रॉन 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ठीक, इसका लॉजिक इतना ही है सवाल का कि भैया जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट तो बहुत जल्दी ग्लो कर जाता है, बल्ब बहुत जल्दी ग्लो कर जाता है, चाहे वो डिस्टेंस कितना ही हो। ठीक है, बहुत जल्दी काम होता है, करंट बहुत तेज़ी से जाती है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये करंट जो थी वो सेटअप हुई इससे, और ये सेटअप हुआ किससे? इससे। तो करंट की स्पीड इससे मत लो। तुम बोलोगे देवताओं करंट की स्पीड इसकी स्पीड है, नहीं, करंट की स्पीड इसकी स्पीड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड है। और किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पलक झपकने से पहले ही सेटअप हो जाता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो ना, तो जितना आपको पलक को बंद करने में, ये जो आईलिड है ना, इसको बंद करो और फिर वापस से ओपन कर लो, इतना टाइम के अंदर तो भैया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है किससे? ई की स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइट की स्पीड से मूव करता है बच्चों। ठीक है, ये किसकी स्पीड से देखा जाएगा? लाइट की स्पीड से देखा जाएगा। तो करंट की अगर स्पीड देखनी है तो हम बोलेंगे इट विल फ्लो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बोलोगे तो भैया ये तो रेंग रहा है। रेंग क्या है? ये तो चल भी ना रहा है, इतना कम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आईआईटी रुड़की का है, वो मैंने नोट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पहला जो है वो कुछ ऐसा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, आई की वैल्यू दी हुई है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू दे रखी है। If the density of charges small n in the wire is 5 into 10⁻26 per meter cube, then find the drift speed। बताओ भाई, इस फॉर्मूले से होगा नहीं होगा? सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये आईआईटी रुड़की का सवाल है 1991 का। मैंने बताया था ना, बहुत पुराने टाइम में सवाल आए हुए हैं। एक और सवाल लिख लो, यही पैटर्न है। वन ए वायर carries a current of 1.2 एम्पियर, नीचे दिखाई दे रहा होगा। When a wire carries a current of 1.2 एम्पियर, the drift velocity is 1.2 into 10⁻⁻4 meter per second. What is the drift velocity when the current is 6 एम्पियर? ठीक है, अब ये वाली चीज के लिए मैं आपको हिंट देता हूं। क्वेश्चन नीचे देख लिया आपने? चलो अब इसका हिंट समझ लो कि इसका हिंट क्या है। वो क्या बोल रहा है, जब करंट जो है वो 1.2 एम्पियर थी, व्हेन करंट वाज 1.2 एम्पियर,
ठीक है, उस केस के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड कितनी थी, vd1 लिख दो, vd1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। और जब करंट को, नेक्स्ट केस में जब करंट को वो कितना कर रहा है, 6 एम्पियर, तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, vd2 क्वेश्चन मार्क है क्या, गौर कीजिए। उस कंडक्टर के लिए सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन उसने चेंज किया नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होगा। तो यहाँ से अगर इस सवाल को मेरे को करना पड़ जाए तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा ना, I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू VD1 डिवाइडेड बाई VD2, इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना। व्हेन करंट इज वेरिएबल ना, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। चलो हो जाएगा, इससे VD2 होगा। ऑलराइट, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो सारे बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहे, मेरी गारंटी है बच्चों आप IIT और नीट फर्स्ट टर्म के अंदर निकाल लोगे। अच्छे से तैयारी करो, बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको और क्वेश्चन भेजता रहूँगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को लिंकअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नीचे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।